डेबिट करेंगे, और रिटेन अर्निंग का बैलेंस बढ़ेगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये बातें की हमने। अच्छा, इसके अलावा कोई पॉइंट टू बी रिवाइज तो नहीं हमारा रह गया हुआ? हाँ, जब बेटा रिवैल्यूएशन होगी, एक पॉइंट मैंने आपको ये भी सिखाया था, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस या डेफिसिट के लिए कंपैरिजन करना है बुक वैल्यू का किसके साथ, फेयर वैल्यू के साथ। तो इसलिए जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, उसे कैंसिल कर दोगे, और कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी। यहाँ तक भी याद हो गया? अच्छा, अब उसके बाद मैंने एक और आपसे बात की थी, इक्विटी के कंपोनेंट्स आपसे डिस्कस किए थे। बेसिक कितने कंपोनेंट्स, 2, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। रिजर्व्स कितनी कैटेगरीज के, 2 कैटेगरीज के, कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स में क्या कुछ होगा, शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व, और बेटे रेवेन्यू रिजर्व्स में जर्नल रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग में बैलेंस कहाँ से आता है, प्रॉफिट दैट वी हैव कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इनकम स्टेटमेंट। जर्नल रिजर्व्स में पैसे कहाँ से आएंगे? ओके जनाब, 100% रिकॉल हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। साइलेंट होइएगा दोबारा से। देखो, कॉस्ट वैल्यूएशन मॉडल से व्हेन वी हैव डिसाइडेड कि हम स्विच ओवर होंगे रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ, तो हमने कल सिर्फ एक केस स्टडी किया कि ऐसी सिचुएशन में रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा इन फर्स्ट स्टेप। अब हम सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि व्हेन वी हैव डिसाइडेड कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ मूव करेंगे, तो वैल्यू बढ़ने की बजाय इन द फर्स्ट ईयर कम भी तो हो सकती है। तो उससे क्या होगा, आई हैव टू फेस डेफिसिट, डेफिसिट फेस करना पड़ेगा। ओके जी, जो रिवैल्यूएशन डेफिसिट होगा, जिसे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहते हैं, अब हम जनाब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एसेट था, केस बी इस वक्त मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। कोई एसेट था, उसकी कॉस्ट थी भाई, छोटी छोटी सी वैल्यू सपोज करते हैं 500, और जब रिवैल्यूएशन की वो डेप्रिशिएट हो चुका था बाय 350, तो भाई अब उसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई, 150 उसकी बुक वैल्यू थी। हम रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ गए और मार्केट वैल्यू असेस की, तो मालूम हुआ कि अब उसकी फेयर वैल्यू 150 से कम होकर किस पे आ गई हुई, 100। अब इसका मतलब ये है कि 50 का मेरे पास क्या है, डेफिसिट, जिसे हम इसके अलावा क्या नाम देंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। चलिए इसकी जर्नल एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा सबसे पहले डेबिट किसको करेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। कितने से बेटे, 50 से। और मैंने कल क्या मेंशन किया, लॉस है या सरप्लस है, उसके साथ आपको मेंशन करना है ये, हाँ जी। इसके ऑपोजिट क्या होगा, OI क्या है, अदर इनकम, और ये किसका पार्ट होगा, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होगा। और जहां सरप्लस होगा उसके ऑपोजिट OCI, और वो किसका पार्ट होता है, इक्विटी बैलेंस शीट। और आगे बढ़िए, कुछ और डेबिट करने, किसको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। कितने से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी 350, और आपका नॉन करंट एसेट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, कितने से, क्या हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, और ये कितने से है भाई, 400 से। अच्छा, अब आफ्टर रिवैल्यूएशन वो आपसे कहेगा कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सपोज हम स्ट्रेट लाइन मेथड को ऑप्ट किए हुए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और एसेट की स्टार्ट में लाइफ थी 5 इयर्स, और भाई अब यहाँ पे मुझे अगर 5 ईयर लाइफ थी, मैंने 350 कर दिया, चले खैर कुछ भी था, 300 करके मैं थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करती हूँ। रुके जस्ट फॉर 1 मिनट बेटे, कुछ चीज़ें मुझे आपको क्लैरिफाई करनी। ये चेंज नहीं हुआ आपका, ये 300 ये चेंज हो गया हुआ है, और इसके अलावा 500 से 150 ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई, ठीक है, आप नोट ना किया करें। अच्छा, अब अगर स्ट्रेट लाइन मेथड 5 इयर्स में उसकी लाइफ एज्यूम किए हुए, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आई, 100, और वो कितने ईयर यूज हो चुका। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ से मिलती है ना।
अच्छा, सम टाइम ना एसेट कितने ईयर्स यूज हो चुका है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अगर गिवन ना हो तो नंबर ऑफ ईयर्स आपने कैसे फाइंड आउट करने, यहाँ तो बहुत ही सिंपल मैंने एग्जांपल ली, आपको वैल्यूज को देखकर ही आइडिया हो गया हुआ है। लेकिन अगर गिवन ना हो कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स एसेट हैज बीन यूज्ड, तो क्या करना चाहिए, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर एनम, और किस सिचुएशन में, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो भाई ये मुझे इंफॉर्मेशन क्या बता रही है, मैंने एसेट को कितने ईयर यूज कर लिया हुआ है, 3 इयर्स यूज कर लिया हुआ है। अब 3 इयर्स वो यूज हो गया हुआ है, जब रिवैल्यूएशन हुई रिमेनिंग उसकी लाइफ कितनी रह गई हुई थी, 2। अब मैं ये आपको क्यों कैलकुलेट करवा रही हूँ, रिकॉल कीजिए आईटीए का चैप्टर, उसने क्या सिखाया था, जब भी एसेट की किसी भी वैल्यू में कोई भी चेंज आएगा, मेथड चेंज हो, लाइफ चेंज हो, स्क्रैप वैल्यू चेंज हो, कोई भी चेंज हो, रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ जाओ, ये भी एक चेंज है। जब चेंज आता है, आफ्टर चेंज न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करना सीखा था, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। याद करो जरा, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड उस टाइम की बुक वैल्यू कैलकुलेट करते थे, माइनस न्यू स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। ऑनवर्ड ईयर्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको आईटीए ने सिखाया आफ्टर चेंज कैसे फाइंड आउट करना है। भाई हमने यूं फाइंड आउट करना है कि जिस टाइम में चेंज आ रहा है उस टाइम की बुक वैल्यू फाइंड आउट कर लो, माइनस न्यू स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब याद आ रहा है? अच्छा, अब यहां पे चेंज क्या है, रिवैल्यूएशन हो रही है, तो बुक वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, रिवैल्यूड अमाउंट। स्क्रैप वैल्यू को तो हमने फॉर द टाइम बिंग इग्नोर किया हुआ है, तो ऑनवर्ड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। हमारी इस एग्जांपल में रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 150, तो मैंने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट करने के लिए इसको किससे डिवाइड करना है, रिमेनिंग लाइफ। मेरी इस एग्जांपल में 5 साल एसेट की टोटल लाइफ थी, 3 साल गुजर चुके, रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 2 इयर्स। 2 से डिवाइड करा, कितना आता है, 75। ये न्यू डेप्रिसिएशन आया, ये मेरे पास न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आफ्टर रिवैल्यूएशन। एक्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था बिफोर रिवैल्यूएशन, अगर ना होती तो कितना होता एक्सपेंस, 100 था ना। तो अब ये जो 25 है, दिस इज व्हाट, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ऐसा है, देखो आप क्या नोट कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, जब भी रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा रिवैल्यूड अमाउंट बढ़ेगी, और रिवैल्यूड अमाउंट की बेस पे ऑनवर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होता है। वो क्योंकि अमाउंट बढ़ी है तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बढ़ेगा। एक्सपेंस का बढ़ जाना हमारा लॉस है, उसकी ट्रीटमेंट हमने कल के लेक्चर में क्या सीखी, जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है उसके इक्वलेंट अमाउंट को रिवैल्यूएशन सरप्लस में से निकालो और रिटेन्ड अर्निंग में ऐड कर दो, उसे रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो बैलेंस है वो कम हो जाता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस जितना भी होता है हम उसमें से माइनस करते हैं एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, तो ये मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाती है, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ सरप्लस। ये सीखे? तो अब नया पॉइंट क्या सीख रहे हो, डेप्रिसिएशन में डिक्रीज कब आएगा, जब फेयर वैल्यू कम होगी, डेफिसिट होगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगी, तो उसमें जो डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन हुआ बिकॉज ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये उसके साथ एडजस्ट होगा। और कैसे एडजस्ट होगा, ये देखो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जितना भी होगा आपने इसमें से माइनस करना है डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो ये मेरे पास क्या होगा, रिमेनिंग डेफिसिट। ये माइनस क्यों कर रही हूं, यहां क्यों माइनस कर रही है, बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बढ़ रहा है,
वो प्रॉफिट को कम कर रहा है। पॉइंट समझे हो? आपका सरप्लस के केस में जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो बढ़ रहा था, लॉस था, इसे मैंने सरप्लस में से माइनस कर दिया, मैं इसको भी माइनस कर रही हूँ। क्या रीजन समझ में आ रही है? इसका बिहेवियर क्या है? डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कम हो जाना इज माय बेनिफिट, और इसका बिहेवियर क्या है? क्रेडिट। तो जब ऑपोजिट बिहेवियर होते हैं तो क्या करते हैं? माइनस। क्लियर होगी लॉजिक? अब फिर से सुनिए क्या सीखा आज के लेक्चर में। लिसन मी अगेन, फिर नोट करना है, फिर बुक की प्रैक्टिस की तरफ, फिर हम सी और डी केस की तरफ जाते हैं। रिवैल्यूएशन डेफिसिट कब होगा? रिवैल्यूएड अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो जाएगी। अब जब रिवैल्यूएशन करते हैं, आफ्टर रिवैल्यूएशन जो ऑनवर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया जाता है वो रिवैल्यूड अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। और डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ऑनवर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करने के लिए लाइफ भी हमें चाहिए, क्योंकि अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को भी यूज कर रहे हो, यू हैव टू कैलकुलेट द रेट। और आईटीए ने आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का जब रेट कैलकुलेट करना सिखाया, क्या वहां लाइफ को एडजस्ट किया था? यस। तो फिर कौन सी लाइफ एडजस्ट करोगे? रिमेनिंग लाइफ। ऑनवर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होगा वो रिमेनिंग लाइफ पे बेस कर रहा होगा, उसकी बेस पे नया डेप्रिसिएशन का जब आप एक्सपेंस कैलकुलेट करोगे वो आपके एक्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से कम होगा। क्यों? क्योंकि डेफिसिट वैल्यू कम हो रही है, जिसकी बेस पे आपने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। तो जब डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कम होगा, ये मेरा बेनिफिट है, और इसका इफेक्ट क्या देना है? जो आप इनकम स्टेटमेंट में लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हुए हो, उसमें से ये बेनिफिट कम कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा? रिमेनिंग डेफिसिट। क्लियर हो गया? नोटेड। आपको क्वेश्चन देती हूँ, बुक दीजिएगा, बल्कि है मेरे पास। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कैसे? जब रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा, रिवैल्यूड अमाउंट बुक वैल्यू से बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। हमेशा हमेशा रिवैल्यूएशन सरप्लस के केस में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होगी, और रिवैल्यूएशन डेफिसिट के केस में डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। ये हमेशा सिचुएशन आप फेस करोगे। आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि मुझे एक केस और इसके साथ को रिलेट करना है, तो बहुत स्लो हो गए इस चैप्टर में। चुप कर गए हो, क्या हुआ है? हाँ जी बेटा, मुझे बताइए क्या एग्जाम्पल नंबर 22 आपने घर से प्रैक्टिस करा? क्लियर हो गया? एग्जाम्पल नंबर 23 किया? क्लियर हो गया? ओके जी। अब इसका मतलब है ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे मजीद एग्जाम्पल देके आपको क्लैरिफाई वो पॉइंट कर दिया। अब सी और डी केस क्या है? अभी नोट कर रहे हो या इरेज कर दो? कर ले। फिर सी और डी केस मुझे पैरेलल आपको बताना है। नहीं, ट्यूसडे को भी हो सकता है, आप जब मुझे ना देखो, कोशिश मैं करती हूँ आज इस चैप्टर के पॉइंट्स सारे क्लियर हो जाए, लेकिन डेफिनेटली इस चैप्टर, आपको पता है ये बहुत बड़ा चैप्टर, इसकी प्रैक्टिस के लिए मुझे एटलीस्ट 3 to 4 days चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट वीक में रख लो, लेकिन वीकेंड पे रख लो। सिर्फ ये टॉपिक ऐसा है, हाँ ऐसा कर लो, या वीकेंड पे रख लो। अगर ये बच्चे फ्राइडे सैटरडे भी आते हैं, फ्राइडे को रख लो। ये चीज़ें बेटे साथ साथ याद करते जाओ। इस चैप्टर में ना पॉइंट्स बहुत सारे हैं। कोशिश तो मैं करती हूँ एक टाइम में कम ही बताऊं। हाँ जी, रोला चलें, आगे बढ़े सीओडी केस की तरफ।
डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भरना इज माई लॉस, और लॉस कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है। तो वो कहता है लॉस जिस वजह से हो रहा है एक्स्ट्रा एक्सपेंस उसी को चार्ज करो। ना रिवैल्यूएशन सरप्लस होता ना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होती। हाँ जी, चले बेटे अब दोबारा से साइलेंट होइएगा और एक क्वेश्चन का आंसर दो। हम रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ मूव कर चुके, एनुअल बेसिस पे रिव्यू हो रही है बार बार फेयर वैल्यू कभी। और अच्छा आप मुझे बताओ, पहले साल जब हमने रिवैल्यूएशन की, ऑनवर्ड ईयर में भी तो फिर रिवैल्यूएट मॉडल की तरफ ही रहना पड़ेगा ना हमें। फर्स्ट ईयर जब रिवैल्यूएशन की हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑब्जर्व किया। इज इट नेसेसरी कि सेकेंड ईयर में भी रिवैल्यूएशन सरप्लस ही होगा, थर्ड ईयर में भी रिवैल्यूएशन सरप्लस ही होगा? चेंजेस आ सकती है। हो सकता है फर्स्ट ईयर में रिवैल्यूएशन सरप्लस था, सेकेंड ईयर में डेफिसिट हो जाए, थर्ड ईयर में डेफिसिट हो जाए, या थर्ड ईयर में जाके सरप्लस हो जाए। इट इज पॉसिबल। फिर ऑनवर्ड ईयर्स में रिवैल्यूएशन सरप्लस की, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की, या जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिकॉज ऑफ डेफिसिट कम हो रहा है उनकी एडजस्टमेंट्स क्या होंगी? वो हैं आपके COD केसेस। सपोज आपके पास फर्स्ट ईयर में रिवैल्यूएशन सरप्लस था, लिखना छोड़ दें, वो ऑनवर्ड ईयर में जाके डेफिसिट में कन्वर्ट हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट ईयर में आपका एसेट रिवैल्यूएशन डेफिसिट पे रिकॉर्डेड था, नॉन करंट एसेट वाज ऑन डेफिसिट, हमने डेफिसिट पे रिकॉर्ड किया हुआ था फर्स्ट ईयर में, लेकिन ऑनवर्ड ईयर में जाके क्या हो गया? सरप्लस। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट कहाँ पड़ी हुई है? बैलेंस शीट में। कितनी पड़ी हुई है? आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन सी? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। ओके, अच्छा अब ये देखो आपने क्या किया, हम वैल्यूज को सपोज करते हैं, हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस था 350, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हमने 550 उसमें से माइनस की, ये सरप्लस का ब्रॉड डाउन था, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हम इसमें से माइनस किए, मेरे पास इस वक्त सरप्लस का कितना क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है? 300। अब जब मैंने ऑनवर्ड ईयर में ऑनवर्ड ईयर में मैंने देखा कि भाई डेफिसिट हो गया, और कितना डेफिसिट हुआ जनाब, वो सारी मैंने कैलकुलेशंस की और डेफिसिट मेरे पास आ रहा है कितना? 200। अब डेफिसिट को हमने रिकॉर्ड करना यूं सीखा है कि भाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिट कीजिए, कितने से? 200। और हमने क्या कहा, इस 200 को कहाँ ले जाओ? OI में, अदर इनकम में ले जाओ। मतलब चलो OI अगर भूल जाता, लो मैंने लिख दिया, याद रहे, इनकम स्टेटमेंट पे ले जाओ, हमने ये बात बोली। अच्छा अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डेफिनेटली हमने डेबिट किया होगा, और सपोज कर लेते हैं नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसको भी हमने क्या किया? क्रेडिट करके इसको इक्वल किया। ये हम नॉर्मल एंट्री सीख कर आए। अब एडजस्टमेंट है क्या? IAS 16 क्या कहता है? कहते हैं आपने लॉस को इनकम स्टेटमेंट में तब तक नहीं लेकर जाना जब तक जो पिछला सरप्लस है वो नील नहीं हो जाता। स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? आपने रिवैल्यूएशन लॉस को इनकम स्टेटमेंट में नहीं लेकर जाना जब तक उस एसेट पे जो प्रीवियस रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो नील नहीं हो जाता। अब इसको मैंने नील कैसे करना है? मैंने यूं नील करना है, मैंने कहना है ये जो 200 का लॉस है ये मैंने इनकम स्टेटमेंट पे नहीं लेके जाना, बल्कि इसको क्या करना है? सरप्लस के ऑपोजिट एडजस्ट करना है। तो सरप्लस के ऑपोजिट जब मैं डेफिसिट को एडजस्ट करूंगी, मेरे पास
रिमेनिंग कैरी डाउन सरप्लस का कितना रह जाएगा 100 अभी भी पड़ा हुआ है। तो एंट्री में फर्क क्या पड़ेगा, मैंने एंट्री तो यही करनी है लेकिन अब लॉस के ऑपोजिट मैंने OI लिखने की बजाय OCI लिख देना है और एग्जामिनर को बता देना है कि मैंने इसको सरप्लस के ऑपोजिट एडजस्ट कर लिया। नाम यही है, लॉस के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे लेकिन इसका इफेक्ट किस पे देंगे ये चेंज हो जाएगा। फिर से सुनिए, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, लिसन मी अगेन। अगर ये फर्स्ट ईयर होता तो मेरी एंट्री क्या होती, एंट्री यही होनी थी लेकिन यहाँ पे क्या लिखना था OI। लेकिन अगर ये ऑनवर्ड ईयर में डेफिसिट आप ऑब्जर्व करो, पिछले कई साल किसी साल में सरप्लस पड़ा हुआ था आपके पास और सरप्लस कहाँ पड़ा हुआ है, ये सारे का सारा OCI में पड़ा हुआ है। स्टैंडर्ड क्या कहता है, कहता है आपने डेफिसिट कैलकुलेट किया 200 रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट यू हैव टू डिसाइड इसको कहाँ जाना है। ये तब तक इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा जब तक ये प्रीवियस सरप्लस को कैंसिल नहीं कर देता। तो कैंसिल करने के लिए इसको OI में नहीं जाना होगा, इसको कहाँ जाना होगा OCI में, और ये OCI में जाके क्या करेगा, सरप्लस को कम कर देगा। अच्छा, अब एक और सिचुएशन, सपोज डेफिसिट मेरे पास ये कैरी डाउन था 300 और डेफिसिट मेरे पास आ गया 400 का। अब मैं क्या करूं, क्या 400 का डेफिसिट 100% एडजस्ट हो सकता है सरप्लस के अगेंस्ट? नहीं। अब मैंने क्या करना है, डेफिसिट को दो पार्ट्स करने। मैंने एंट्री में क्या चेंज लेकर आना है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिट, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और नॉन करंट एसेट क्रेडिट। अब मैंने लॉस तो 400 का बुक करना है, वो कैसे करना है, 300 का OCI के ऑपोजिट और OI के ऑपोजिट 100। अब भी लॉस मेरा 400 से ही रिकॉर्डेड है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की और नॉन करंट एसेट की जो भी अमाउंट है डिपेंड ऑन सिचुएशन। ये बात समझ में आई, क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस 0 और रिवैल्यूएशन डेफिसिट का बैलेंस स्टैंड हो जाएगा और कितना है 100। और इस रिवैल्यूएशन डेफिसिट के ऑपोजिट मुझे ऑनवर्ड ईयर में क्या करना है, एडजस्ट करना है कुछ, क्या, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वो जितना भी होगा वो माइनस होगा। तो ये मेरे पास ब्रॉट डाउन था डेफिसिट का आफ्टर दिस एंट्री, और ये एडजस्टमेंट के बाद क्या आ जाएगा, डेफिसिट का कैरी डाउन। हाँ जी, एब्जॉर्ब हो रही है बात, नोट कीजिए, फिर अगला केस डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अक्सर एक दफ़ा ऑफिस में बताएं, मैं F5 की क्लास थोड़ा लेट करूंगी, इनको आज इधर मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए। एटलीस्ट मुझे 15 to 20 मिनट्स चाहिए इनके लिए एक्स्ट्रा।
हाँ जी बेटा, क्लियर? चलो अब सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करें। ठीक है बेटा। हाँ जी, डन। चलो चलें जी, अब ये वाला केस डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई, हमारे फर्स्ट ईयर में नॉन करंट एसेट वाज रिकॉर्डेड ऑन डेफिसिट, और हमारे डेफिसिट में आ रहा था सपोज 500। ये इसका ब्रॉड डाउन था, और इसमें हमने क्या एडजस्ट किया था, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वो हम सपोज कर लेते हैं भाई वो डिक्रीज हो रहा था बाय 50, तो मेरे पास डेफिसिट का कैरी डाउन कितना आया, 450। अब ऑनवर्ड ईयर में जाकर हुआ क्या, एसेट के ऊपर हमने कैलकुलेशन की तो मालूम हुआ फेयर वैल्यू बढ़ गई, सरप्लस हो रहा है, और वो मुझे सरप्लस हो रहा है कितने का, 400। इग्नोर दीज वैल्यूज, सरप्लस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर प्रीवियस ईयर में डेफिसिट ना होता, फर्स्ट ईयर सरप्लस होता, हम कैसे रिकॉर्ड करते? हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कीजिए, और इसके अलावा सरप्लस है उसको क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए, और सरप्लस ने कहाँ जाना था, OCI में, और भाई इसको क्रेडिट करते। चलो भाई, नॉन करंट एसेट की सरप्लस की वजह से वैल्यू बढ़ रही है, उसको डेबिट कर देते। ठीक है, नॉर्मली एंट्री होनी थी। अब स्टैंडर्ड यहाँ क्या कह रहा है, कहते हैं सरप्लस को OCI में जब तक नहीं लेके जाना जब तक वो प्रीवियस डेफिसिट को कैंसिल नहीं कर देता। अब होगा क्या, ये 400 जो अदर इनकम ऑपरेटिंग लॉसेस में 450 आपके पास पड़ा हुआ है, ये उसके साथ एडजस्ट होगा। तो मेरे पास डेफिसिट में क्या रह जाएगा, कैरी डाउन आफ्टर दिस एडजस्टमेंट 50। अब मेरी एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा, सरप्लस ने क्रेडिट ही होना है, लेकिन OCI में क्रेडिट नहीं होना, यस OI में क्रेडिट होगा। देखो अब आपको बातें कितने अच्छे से समझ आ रही। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करते हैं। भाई सिचुएशन 2 में क्या हुआ, कैरी डाउन मेरे पास 450 ही पड़ा हुआ था, लेकिन इस दफा सरप्लस जो मेरे पास आया वो भाई सरप्लस आ गया 600 का आ गया, ऐसा है। अब मैंने क्या करना है, एंट्री यही करनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल करने के लिए डेबिट नॉन करंट एसेट या डेबिट या क्रेडिट व्हाट एवर वुड बी द सिचुएशन। लेकिन अब मैंने सरप्लस को कैसे रिकॉर्ड करना, 2 टाइम्स सरप्लस, सरप्लस कोई भी नाम दे दें, रिवैल्यूएशन रिजर्व का नाम दे दें, रिवैल्यूएशन सरप्लस का नाम दे दें, करवाओ। क्या करवाओगे आपने, 450 के ऑपोजिट मुझे क्या लिखवाना है, OI, और आपका जो रिमेनिंग है 150, इसके ऑपोजिट क्या लिखाना है, OCI। ये OCI में जाएगा, तो अब सरप्लस का ब्रॉड डाउन आपकी बुक्स में कितना स्टैंड कर रहा होगा, 150, और इसके ऑपोजिट आप फ्यूचर की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एडजस्ट करोगे। क्लियर हो गया? मुझे एक बात बताओ, ये हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, रीजन क्या है? रीजन इज दैट, मुझे बताओ ये सरप्लस है या डेफिसिट है, क्या ये रियलाइज हो चुके, एक्चुअल में इंकर्ड हो चुके? नो, स्टिल वी आर होल्डिंग द नॉन करंट एसेट एंड यूजिंग दैट एसेट। जब तक आपके पास एसेट है, एक्चुअल में सेल नहीं हो जाता, ना तो सरप्लस रियलाइज हो सकता है, ना डेफिसिट इंकर्ड हो सकते हैं या अनरियलाइज्ड है, इसलिए इनकी एडजस्टमेंट पॉसिबल है। Once you have disposed of the asset, surplus be cancelled, deficit be cancelled, onward adjustment